वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज हमारी अगेन एक क्वेश्चन आंसर सेशन। आप लोगों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं कोशिश करूँगा उनको जो है ना जितना जानता हूँ उसके हिसाब से जो है ना रिस्पॉन्ड कर सकूँ, और अल्टीमेटली गोल इज़ के आप लोगों को कोई हेल्प या एक जो है ना एक हल्की सी गाइडेंस ज़रूर मिल जाए कि इस तरह अगर कुछ हो रहा है, मुझे ये फोबियाज़ हैं या ये स्टेट है या कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं कुछ, तो उनके अंदर अगर कोई हेल्प हो सकती हो मेरी तरफ से। तो आज जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो तो कुछ फोबियाज से रिलेटेड हैं, जैसे मौसम अब चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, इसी तरह आगे अल्लाह खैर करे रमज़ान आ रहा है, तो उसके अंदर अगर जिस तरह जो इंसान एंजाइटी से लड़ रहा है तो उसको क्या, उसके लिए जो है ना अगेन हल्की फुल्की सी टिप्स होती हैं कि क्या करना चाहिए, किस चीज़ की परहेज़ कर लेनी चाहिए। और इसी तरह क्वेश्चन है कि नो माइंड स्टेट जो है वो कैसे हासिल की जा सकती है ना। और इसी तरह ही एक आधे और क्वेश्चन है कि एक बिल्कुल रिसेंटली कल आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। वैसे बेसिकली तो वो ये कि कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्यूमेंट्रीज़ का नेम मेंशन करें या लिंक दे दूं, तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। अपनी जो फेवरेट डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, हल्की सी लिस्ट ब्रेन में है, मोस्टली जो है वो साइंस से रिलेटेड है बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज़। तो क्योंकि मेरा एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है और स्पेशली हम जिस एग्जिस्टेंस की बात करते हैं उसको समझने के लिए, तो मैं थोड़ा मिक्सअप करना चाह रहा हूँ कि उनके साथ साथ कुछ ऐसी भी जो है ना, वो तो एक छोटी सी लिस्ट मैंने अपनी जो मोस्ट फेवरेट होंगी, तो वो उसको जो कंपाइल करना है ना कि कौन सी बीच में रखूँ, मैं बीच में चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ जो वैसे भी इंटरेस्टिंग मुझे लगी हैं डॉक्यूमेंट्रीज वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बिसाइड इसके कि कोई साइकोलॉजिकल हों या साइंस से रिलेटेड हों या इवन के ये इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड बड़ी बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना उसको सेपरेट एक उस पर करूँगा वीडियो में। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम यही लेते हैं, क्या कहते हैं, जो भाई ने पूछा था कि गर्मी जो है ना उसके अंदर मुझे एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, और ये सिर्फ इनके साथ मसला नहीं है, यूजुअली लोगों के साथ गर्मी में ज़्यादा ही एंग्जाइटी होती है। इस बात को समझना आपने सबसे पहले तो इस तरह है, मैंने काफ़ी दफ़ा इसको वजह से एक्सप्लेन किया है। हम जब फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर होते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर हल्का सा चेंज आना भी आपको एंग्जाइटी को ट्रिगर कर सकता है, आपको पैनिक कर सकता है, ठीक है। बहुत से मेरे ऐसे भाई हैं जो जिनको जब मैं बोलता हूँ कि यार आप एक्सरसाइज किया करो, आप वॉक किया करो, आप रनिंग किया करो, तो वो नेक्स्ट डे कुछ दिन के बाद जब भी होता है ना मेरे से यही क्वेश्चन करते हैं, इस्लाम भी हमें तो बड़ा पैनिक हो गया, क्योंकि उसको बड़ा हल्का हल्का ग्रेजुअली आपने शुरू करना है। शुरू में हल्की सी वॉक शुरू करनी है, मील के बाद 15 से 20 मिनट वॉक कर ली इस तरह, ताकि उसके अंदर ना आप एग्जॉस्ट ना हो, हल्का सा एग्जॉस्ट हो जाओगे ना आप, आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाए। नेचुरल चीज़ें हैं, हर इंसान हमारे साथ पूरी ज़िंदगी होता रहा है, पहली दफ़ा नहीं होगा, बट एंग्जाइटी वाले इंसान को ऐसा लगेगा जैसे ये मेरा दिल एकदम तेज़ क्यों धड़क रहा है, ये मुझे सांस इतनी क्यों तेज़ आ रही है, ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर अगर ब्लड फ्लो तेज़ हो गया तो वो मुझे फियर के सिग्नल ऊपर भेज देगा, हम पैनिक कर सकते हैं। सेम थिंग हैपन्स जब हम गर्मी के साथ हमारा वास्ता पड़ जाता है, हमें स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, हम वीक फील कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी के अंदर वैसे ही हल्का सा बूद गया। मैं ना मेरे बुजन का था क्लिनिक होता था, तो बिल्कुल शहर के अंदर था ना, तो मैं यूजुअली स्कूल कॉलेज से ना अब्बू के पास क्लिनिक चला जाता था। वो क्लिनिक शहर बिल्कुल बाज़ार के अंदर था, तो अंदरून शहरों में जो रहते होंगे ना, जो बिल्कुल अंदरून एक तो ना, मतलब सिटी एरिया, सिटी नहीं बिल्कुल अंदरून, जहाँ पे छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, बाज़ार हैं, सारा कुछ है, तो जिसको हम ओल्ड सिटीज़ बोलते हैं, तो ओल्ड पार्ट सिटी का, तो वो एरिया था। तो इतना रश होता था, इतना रश होता था जून जुलाई के जो महीने होते थे, और हर रोज़, लिटरली हर रोज़ वहाँ पर, मतलब जो सिर्फ वही एरिया जो मतलब हमारी क्लिनिक के पास होता था, वहाँ पर मतलब
मैं कॉलेज के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर वहाँ पे गया तो मेरे सामने ऐसा होता था कि कभी कोई बेचारा बेहोश हो जाता था, कभी कोई लेडीज़ जो थी वो हो जाती गर्मी की वजह से ही ना। तो नॉर्मल इंसान को भी जब शदीद गर्मी लगती है ना तो वो कहते हैं वो फेंट हो सकते हैं, वो कमज़ोर फील कर सकते हैं, तो बेतहाशा आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं उसकी वजह से। तो जो एंग्जाइटी वाला बंदा होता है उसको तो हल्का सा फील होगा ना कि मतलब गर्मी हो गई है, तो वो ज़्यादा उसको वो एक जो फाइट और फ्लाइट मोड है ना उसको वो घबराहट ज़्यादा होगी, कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ फेंट ना हो जाए। 2 चीज़ें करनी है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कर लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कोशिश कर ली कि ठंडे एसी वाले रूम में रह लिया, कूलर चला लिया, पंखे में रह लिया, तो हीट से ना ही ज़्यादा वास्ता पड़े, तो वो अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वास्ता पड़ जाता है, कहीं पे चले जाते हो, आपको गर्मी है ज़्यादा, ठीक है, रैदर बार बार मतलब कोई फर्म देने के अपने आप को कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ट्रस्ट मी, कि नहीं कुछ नहीं होता, ऐसे होगा ऐसे होगा, यह चीज़ आपको और पैनिक करेगी। आपको उल्टा, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमें उल्टा करना है। लेट इट बी, फेंट हो जाऊंगा, हो जाने दो यार, क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाऊंगा, हो जाने दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जो होता है होने दो। आपकी ये एंग्शियसनेस थोड़ी सी नीचे आएगी ना यार, पूरी ज़िंदगी मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कोई बड़ा कोई जानदार बंदा नहीं था, बट मैंने स्पोर्ट्स बहुत खेली है और पूरी ज़िंदगी ही खेली है। और मैं जब मुझे इस तरह गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेशन होती थी, और मेरा मानना है कि जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ, गर्मी के साथ जो है ना एंग्जाइटी का ताल्लुक बहुत ज़्यादा रहता है, तो गर्मी में ज़्यादा तंग कर सकती है। तो आपने करना बस यही है कि आपने आपको ना एक चीज़ याद दिलानी है कि पूरी ज़िंदगी भी करते रहे हो। इवन के मैं रमज़ान के रोज़े रख के फास्टिंग करते हुए पूरा दिन फजर टाइम मैंने जाना है खेलने और मैंने मगरिब टाइम वापस आना है, ठीक है। हमने उधर ही नमाज सब कुछ वहीं पे करना, खेलते रहना, बस खेलते रहना। कभी हार्ड बॉल खेल रहे हैं, उधर से फारग हो गए, रैकेट शेटर खेलने चले गए, उधर से फारग हो गए, फुटबॉल खेलने चले गए, तो असर टाइम फुटबॉल, और उसके बाद फिर मगरिब टाइम हमने घर आना। पूरा दिन लिटरली हमने रोज़ा रख के, और गर्मियों के रोज़े रख के हम खेलते रहते हैं, कभी कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारी बॉडी जो है वो सारी चीज़ें सह भी लेती है। तो इन केस वो जो फेंट हो जाते हैं उनको थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, अपने पानी का अपने ख्याल रखना है कि जो है ना वाटर कंजप्शन अपनी जो है ना वो ठीक रखें आप। और आगे अल्लाह खैर करे। अगर इस तरह क्वेश्चन था कि अगर रमज़ान है तो हमें क्या करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा कि हेल्दी डाइट रखिएगा, क्योंकि डाइट के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है एंग्जाइटी का। तो और क्योंकि बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन था कि हमसे भूख कंट्रोल नहीं होती, हम कैसे करेंगे, रमज़ान के अंदर हमने रोज़े भी रखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस तरह की कोई हरकत ना करना कि मतलब जी मैं सुबह पेट भर के बस खा लूँ ताकि मुझे भूख ना लगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे, बल्कि उल्टा होगा कि आप अपने स्टोमक के ऊपर बर्डन डालते हैं, आप पैनिक फील कर सकते हैं। लिक्विड जो है ना उसका यूज़ ज़्यादा रखिएगा, दही वगैरह ज़्यादा ले लिया, फल फ्रूट्स ज़्यादा खा लिए। फल फ्रूट्स का फ़ायदा ये होता है वो आप ज़्यादा खा भी लेते हो ना, उसने टक करके हज़म हो जाना है, ठीक है। तो उसका एक बोल लाजमी आपने खाना है, वो नहीं वो जो हम एक जो चाट खाते हैं ना मतलब मगरिब टाइम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपने इस बोल दही, और मतलब जो मैं हर बंदे को कहता हूँ कि ये तो एक मील आपका होना चाहिए, और रमज़ान के अंदर तो आपको लाजमी लेना है ये। और जो पीरियड वो आपका होगा मगरिब से फजर तक के बीच का, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई जूस वगैरह ले लिया, जो वाटर इनटेक है ना वो अपना ज़रा ज़्यादा रखा, ठीक है। और जो भूख के लिए है ना आपने बस हल्का फुल्का जो है ना फ्रूट्स वगैरह ले लिया, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा लेते रहे। ट्रस्ट में आप वो जो पराठे वगैरह खा के या एकदम से जो भर लेंगे ना, वो सिर्फ मसला है। मैं तो कहता हूँ कि जो रमज़ान है वो एंग्जाइटी वाले लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, हेल्दी लिविंग के लिए ना, ठीक है। आप
सुबह, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सुबह जब आपने सहरी भी की उसके बाद भी अच्छा टाइम होता है। उस टाइम बाहर कोई इतनी गर्मी भी नहीं होती है। सुबह सुबह जो फजर टाइम थोड़ी सी वॉक लाजमी की। बेशक हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो सारा कुछ होता है, बट नमाज के साथ या नमाज से पहले ही बेशक ना आपने जब खाया 15 से 20 मिनट के लिए वॉक कर ली और कोशिश किया कि वो ज़्यादा ठोंसना नहीं है, कंट्रोल में रह के ना। दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है और कोशिश करें चाय बिल्कुल ना पिए, क्योंकि यूजली लोग जो तो उस टाइम उठ के फिर पूरा दिन काम पे जाते हैं उनका तो डिफरेंट सिनेरियो, बट जो मतलब अमूमन सो जाते हैं, ठीक है, बेशक आगे 2 घंटे के लिए सोते हैं या 5 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए सो जाते हैं रोज़ा रख के, तो वो बड़ा बैड सीन हो जाता है अगर आप प्रॉपरली अगर आप सारा हज़म नहीं करेंगे और जाके सो जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि गर्मी भी आगे जिस तरह की एकदम से गर्मी आई है, ये पता नहीं क्या सीन हुआ है, और रमज़ान है, तो थोड़ा सा आपको जो है ना इन दोनों चीज़ों के मामले में टेक केयर करना है, डाइट को लेके भी और अपने आप को थोड़ा सा ना काउंसिल भी करना है। इट्स ओके यार, अगर गर्मी है अभी इट्स टोटली फाइन, जो होगा देखी जाएगी, बट ये कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेक केयर ज़रूर करना है। एक्स्ट्रा टेक केयर के ऊपर यही आगे मैं बात करना चाह रहा था कि क्वेश्चन था भाई का कि हम जो बच्चे आगे हमारे आ रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी औलाद है, हम क्या ऐसा करें कि उनको एंजाइटी ना हो, वो डिप्रेशन का शिकार ना हो, वो फियर्स का शिकार ना हो। वैसे तो बड़ा लॉन्ग टॉपिक है कि इसके ऊपर हम बात करें कि हमें क्या कुछ करना चाहिए, बट एक बड़ी बेसिक चीज़ आपको समझनी है। मैं बहुत बड़ा कायल हूँ कार्ल गुस्ताव यंग की फिलोसफी नहीं, बेसिकली उसने साइकोलॉजिकल बात की गई है कि हमारे जीन्स पे, हमारे डीएनए पे बहुत डिपेंड करता है कि हम किस किस्म के इंसान बनेंगे। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है डीएनए इसका, और आपको विद इन मतलब मेरे माशाल्लाह खुद 2 बच्चे हैं, तो मैंने जो है ना वो हर चीज़ को जो है ना मेरा कोशिश होता है कि बड़ा ना क्लोजली मॉनिटर करके देखूँ। ज़रा मैं खुद बच्चा था तो उस तरह नहीं कर सकता था, बट अब जब मेरे अपने हैं तो मैं वो होता है ना हर दिन हर मूवमेंट के ऊपर थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना चीज़ों को। अल्टीमेटली हम यहाँ पे कर ही ये रहे होते हैं, तो आपको समझ आती है कि इंसान बेसिकली जो ये मशीन है ना ये है क्या। तो मैंने ना देखा है कि विद इन 3 to 6 months जो बच्चा है ना वो अपने अपने थोड़े थोड़े ट्रेट्स दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है, और आगे 6 to 2 years 6 months से लेके 2 years के अंदर पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है। आप बिल्कुल सेम एटमॉस्फेयर दो बच्चों को, ठीक है, सेम सराउंडिंग्स हों, सेम आप उनके साथ बातें करो, सेम सब कुछ, फिर भी वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जाहिर है कि कहते हैं असर ज़रूर होता है बेसिक चीज़ों में। जिस तरह मैं अक्सर बोलता हूँ, मेरा जो माशाल्लाह घर का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कोई चोर पैदा नहीं हो सकता, कोई डकैत पैदा नहीं हो सकता, कोई जो है वो कोई बैड करैक्टर इंसान पैदा नहीं हो सकता। उसकी बहुत सारी रीज़न, जो मेंटल डेवलपमेंट है, सराउंडिंग्स हैं, गोल्स हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे सराउंडिंग्स का इतना फ़र्क ज़रूर होता है, बट अब बात जो मैं करने लगा हूँ बड़ी ज़रूरी है। आपको विद इन 6 months to 1 year के अंदर या 6 months to 2 year के अंदर आपके बच्चे के ट्रेड्स आपके सामने आ जाएंगे कि आइदर वो कोई HSP है, मतलब हाईली सेंसिटिव बच्चा है, या बाकी लोगों की तरह नॉर्मल बच्चा। है तो वो भी नॉर्मल है जो HSP भी है, बट आपको उसकी सराउंडिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा रैदर देन जो बिल्कुल जो दूसरे बच्चों की तरह। आपको वो शुरू में पता चल जाता है, आपको ये तक पता चल जाता है कि यार ये बड़ा क्लेवर सा हो सकता है, आपको पता चल जाएगा ये शार्प है बच्चा, है ना।
अब कई जो होते हैं, कई ऐसे जीन्स होते हैं जहाँ पर आपको शुरू में ना बच्चे के अंदर एक वो ना नज़र आता है कि ये बच्चे जो ना जैसे शार्प है, थोड़ा सा नेगेटिव, उसको हल्की सी नेगेटिव वाइब्स मिलेंगी ना, वो अडॉप्ट कर सकता है बड़ी जल्दी, और अल्टीमेटली हमें वो बड़े होके एक नेगेटिव इंसान बन के भी हमारे सामने जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो हो सकता है। तो उसकी सराउंडिंग का हमें ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसको ज़रा पॉजिटिव सराउंडिंग मिले, इसके गोल्स जो हैं वो पॉजिटिव इसको मिले। और इसके ऊपर बड़ा काम हुआ मैं एक डॉक्यूमेंट्री शेयर भी करूँगा बड़ी ज़बरदस्त, उसके ऊपर इसके ऊपर बड़ी रिसर्च भी आई थी कि कुछ कबीले ऐसे हैं कि जिनके डीएनए के अंदर जो है ना एग्रेशन ज़्यादा है। तो वो लोग जो वो आज के दौर के अंदर वो लोग जो है ना ज़्यादातर यही ठग्स वगैरह इस तरह के बनते हैं, बट उनके ऊपर ज़रा ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर किया जाए तो आप उनको ठीक इंसान भी बना सकते हो, उनकी सराउंडिंग अगर आप बेहतर कर लो तो डीएनए के हिसाब से आपने जो है ना बच्चे को डील करना है। अगेन मैं था, मेरा भाई थे, कहते हैं हम में ना अब्बू ने, हमारे वाले साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करता हूँ, हम बड़े मम्मी डैडी से स्कूल्स के अंदर पढ़ते थे, सारा कुछ था। आई डोंट नो एकदम उनको क्या हुआ, उन्होंने हमें ना गवर्नमेंट स्कूल, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे ना, अब आपको पता नहीं बेहतर हो गए कि नहीं, वो डंडे सोटे वाले होते थे और बस हर वक्त लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, गालम गलौज बच्चों के अंदर, वो एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो होता था। और टीचर्स का बस एक ही काम है, फंड लगाओ बच्चों को। तो आई डोंट नो वाले साहब ने जो है ना हमें एकदम उधर भेज दिया, और उनका जो फ़िलासफ़ी थी उसके पीछे ये थी कि मेरे बच्चे जो है ना वो ज़्यादा ही मम्मी डैडी ना हो जाए, थोड़ा सा इनको पता चले कि दुनिया बस्ती किधर है, तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो ना। अब उस चीज़ को हम तीनों भाई जो मेन थे, बाकी दो जो हैं वो छोटे थे, तो बड़े डिफरेंट वे में लिया। मेरे पे बड़ा जो ना अजीब सा इम्पेक्ट सडनली आया, मेरे दूसरे भाई पे भी बड़ा जो ना बड़ा अजीब सा इम्पेक्ट आया उस चीज़ का, बट हम सब ने बड़े डिफरेंट वे में उस चीज़ को लिया। मैं चूँकि ज़्यादा सेंसिटिव था और मैं उनकी निस्बत बेहतर क्लास में था। वो क्लासेस होती है ना, ये ए है, ये बी सेक्शन है, ये सी सेक्शन, सी का बुरा ही हाल था। मेरा जो भाई था वो सी सेक्शन के अंदर, उसका ज़्यादा ही बुरा हाल था। तो मैं निस्बतन बेहतर में था, बट स्टिल मेरे लिए वो बड़े हार्ड ईयर्स थे। और मेरा जो भाई था वो उधर जाके ऐसा, वो तो गैंगस्टर लाइफ उसने शुरू कर ली कि यार बस यही लाइफ होती है, बी गैंगस्टर। तो मतलब एडॉप्शन की बात होती है कि वो एक बच्चा किस तरह अडॉप्ट करता है सेम सिनेरियोज को। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको जैसे ही पता चले कि बच्चा है हाईली सेंसिटिव है, हसास है ज़्यादा, उसको आपने उसके हिसाब से ही एटमॉस्फेयर देना है, उसका एक्स्ट्रा टेक केयर करना है, उसको एक्सपोज नहीं करना हार्श चीज़ों से, ठीक है। अब मैं इधर बच्चे माशाल्लाह, मेरा जो घर है वो बच्चों से भरा होता है, मेरे भाई के बच्चे सारे हैं, तो इवन के मेरे से लड़के बच्चों ने ना, मेरे कज़न के भी आए हुए थे पिछले दिनों बच्चे, उन्होंने कहा कि स्क्विड गेम देख रहे हैं हमने। मैंने उनको कहा यार वो तो इतना बड़ा जो है ना, इतना उसमें तो सीन बड़े खौफनाक किस्म के हैं, लोग मर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, वो ये बड़ा मज़ा, तो वो बड़े शौक से बैठ के देख रहे हैं। अब उसके ऑपोजिट, ठीक है, मैं आर्या को नहीं उधर बिठा सकता था, जो मेरी बेटी है, अब वो मुझे पता है वो बहुत एक्सट्रीम सेंसिटिव है। वो दो इंसान अगर टीवी के ऊपर झगड़ रहे हैं ना ऊंची आवाज़ में, रोने लग जाती है, वो चीखें मारती है कि इसको बंद करो, ये क्या हो रहा है। मतलब उसको इतना ज़्यादा वो ख्याल करना पड़ता है कि मैं ऐसा कोशिश ज़रूर करता हूँ कि उसको हल्का हल्का सा करने की, कि यार अगर कोई इस तरह कर रहे हैं तो इसमें नोट बैड थिंग, ताकि वो थोड़ी सी प्रिपेयर्ड हो जाए। हम बड़ी हॉरेबल किस्म की दुनिया में रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से सिनेरियोज आपके सामने एकदम से आ जाए, तो एटलीस्ट हल्का हल्का, बजाय इसके कि मैं उसको ज़बरदस्ती करें। हम कई ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो कि गलत कर जाते हैं कैलकुलेट, वो ये कहते हैं बाकी बच्चे नहीं, इनू की मसला है भाई, ठीक है। अगर कोई बच्चा छोटी छोटी बात पे रो पड़े, छोटी छोटी बात पे वो एहसास हो जाए,
तो आपको एक्स्ट्रा टेक केयर करनी है, रैदर ये कहने के वो तेरा भाई नहीं देखा किस तरह का, वो तेरी वो अपनी बाकी बहनों ने नहीं देखा किस तरह की है। ये गलत अप्रोच है। हमें उन बच्चों को बड़े आहिस्ता आहिस्ता से एक्सपोज करना है दुनिया के हॉरर्स से, ठीक है। प्रिपेयर ज़रूर करना है हमने उनको, बट बहुत आहिस्ता से, ताकि वो या अल्टीमेटली किसी एंग्जाइटीज़ का शिकार ना हो जाएं, ताकि उनके अंदर डर इतने ज़्यादा ना बैठ जाएं यकदम से। क्योंकि हमारे साथ मसला ये हुआ है, हमने जैसे ही थोड़ी सी होश देखी हमने मर जाना है, हमने बीमार हो जाना है। हम बाहर जाते हैं तो हमें एक्सीडेंट हो के हम मर भी सकते हैं, हमें ये पेन्स भी आएंगी, हमें ये सब कुछ होगा, यकदम से वो हमारे सामने है ना। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एंग्जाइटी जो है ना वो गरीबों की बीमारी नहीं है कुछ जो है लो क्लास के लोग हैं उनके अंदर भी होती है, बट ये यूजुअली मिडिल क्लास या अमीर लोगों की बीमारी है, जिन्होंने थोड़ी सी ज़िंदगी जो है ना पुरसकून तरीके से गुजारी है। जो बंदा मजदूरी कर रहा है, सारा कुछ उसने सारा कर, उसको क्या एंग्जाइटी होनी है, उसने वो एक्सपोज रहा है। अब एडवेंचरर्स जो हैं उनको कभी एंग्जाइटी होती है? नहीं होती। उन्होंने तो पहाड़ की चोटियों पे जो है वो जाके कहते हैं वो करना हो, तो वो एक्सपोज रहते हैं हर वक्त, उनको पता है ये चीज़ें हैं। हम लोगों ने इतनी सोल इतनी आरामदेह ज़िंदगी गुजारी होती है, एकदम से आके हमें ये चीज़ें स्ट्राइक करती हैं, अच्छा ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, हम डर जाते हैं, ट्रिगर कर जाती है, फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर चले जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना कि एंग्जाइटी बेसिकली होती ही है। आप जितना अंडरस्टैंड करेंगे उतना ज़्यादा आसान हो जाता है इस चीज़ से आपका डील करना ना। 2 क्वेश्चन और लूँगा। एक क्वेश्चन है कि हम क्या नो माइंड स्टेट को जो है वो हासिल कर सकते हैं। नो माइंड स्टेट बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा होती क्या है। नो माइंड स्टेट, हम जिस वक्त पूरी तरह से किसी एक जगह पे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वो नो माइंड स्टेट होती है। नो माइंड स्टेट इस नोट के कहते हैं हम बिल्कुल थॉटलेस हो जाएं। जो बिल्कुल थॉटलेस जिस स्टेट को हम कह रहे होते हैं ना, वो ऑब्जर्विंग स्टेट होती है, जिसके अंदर हम बैठ के सिर्फ अपनी थॉट्स को देख रहे होते हैं। ऐसे एक भाई ने भी बोला कि मैं तो थक जाता हूँ अपनी थॉट्स को देख देख मैं 3-3 घंटे 5-5 घंटे ये करता हूँ। ऐसे नहीं करना है मेरा भाई। आप अपने आप को प्रेशराइज नहीं कर सकते, आप अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते। आप दिन के 5 मिनट दो जिसमें कोई जजमेंट्स ना हो, क्योंकि 3 घंटे 5 घंटे तो बहुत दूर की बात कर रहे हो। आप 10 मिनट 5 से 10 मिनट तक प्रॉपरली बैठ के सिर्फ अपनी थॉट्स को देखो, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। विद इन 10 मिनट्स आपकी सारी थॉट्स वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। कुछ सेकंड का बिल्कुल खालीपन आएगा, जिसमें देखने वाला देख तो रहा होगा बट सामने कुछ होगा नहीं। वो नो माइंड स्टेट है। आप जिस टाइम ऑब्जर्वर बनते हो ना, जब देखने वाले बनते हो, तब सोच खत्म हो जाती है। सोचने वाला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि आप सोचने वाले से अलग हो जाते हो। सोचने वाला आप हो ही नहीं, वो तो एक चीज़ जनरेट हो रही है, आई जा रही है आई जा रही है। आप सिर्फ देखने वाले हो, जो देख रहे हो गई। और अगर आप किसी थॉट्स के साथ बहते नहीं हो, साथ नहीं चले जाते, तो एक टाइम आता है थॉट्स खुद ब खुद स्लो डाउन होकर रुक जाते हैं। इनिशियली कुछ सेकंड्स के लिए आपको वो टाइम मिलेगा जिसके अंदर कोई थॉट नहीं होगी, वो नो माइंड स्टेट है। इधर जो क्वेश्चन किया था वो था कि लाइक रोबोट्स वो रोबोट्स की तरह नहीं, वो बड़ी स्पिरिचुअल सी फीलिंग, वो नो माइंड स्टेट है जिसके अंदर और वो एक ही तरीका है उसको हासिल करने का, वो है कनेक्शन आपका अपने ऑब्जर्वर के साथ। दैट्स ऑल। सो आंसर इज यस, वी कैन अचीव नो माइंड स्टेट, और उसके लिए आपका एक्सट्रीमली कॉन्शियस होना बड़ा ज़रूरी है। और ये बड़ी हल्की हल्की सी प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप वो इसको फिर अल्टीमेटली थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हो स्टेट को। बट वो उसका मज़ा आप अगर 5 सेकंड भी चख लेते हो, इनफ, क्योंकि आपको रियलिटी जो है ना वो उसी टाइम स्ट्राइक कर जाती है कि अच्छा ये मेरी सच, ये मेरी हकीकत ही है। और
अच्छा, एक और क्वेश्चन था, नो माइंड स्टेट का था। और हाँ, एक और लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे और ये बड़ी देर से आ रहे थे, और मैं ना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले काफ़ी दफ़ा बात की हुई थी, तो इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो अब काफ़ी टाइम हो गया हुआ, तो इस पे बात करते हैं जो ब्रीथिंग फोबियाज़ हैं लोगों के साथ। इस हद तक भी हैं, मतलब 2 लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिनको इस हद तक ब्रीथिंग फोबिया है कि वो खाना भी खाते हैं तो उनको डर लगता है। उनको लगता है कि हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो कहीं हमारा सांस ना बंद हो जाए, तो उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्रीथिंग फोबिया के अंदर ना। तो इसके लिए जो है ना, हमें क्या करना चाहिए? आई नो बहुत मुश्किल है ब्रीथिंग फोबिया वाले इंसान को मेडिटेट करना, क्योंकि मैं कहता हूँ 4-7-8 करो, आप डीप ब्रीथिंग करो। अब जिसको ब्रीथिंग फोबिया ऑलरेडी है वो कैसे करेगा? जिसको ऑलरेडी लगता है मेरा सांस बंद हो जाना, वो कैसे होल्ड करेगा, सांस को खींचेगा? मैं यूजुअली कहता हूँ 2 से 4 मिनट की प्रैक्टिस करो, बट जिन लोगों को ब्रीथिंग फोबिया है वो सिंपल ब्रीथिंग से शुरू करें। नॉस्ट्रल से सांस किया, मुंह से बाहर, नॉस्ट्रल से सांस किया, मुंह से बाहर। बट मेक श्योर कि आप उस हवा को पूरी तरह से फील कर रहे हो जो इधर से जा रही है और इधर से बाहर आ रही है। पूरे कॉन्शियसली आपने उसके साथ अंदर जाना है, फेफड़ों में गया और इधर से बाहर, बस इससे शुरू करना है आपने। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपने सिर्फ किया करना है, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप है आपका, आपने हर सांस के बाद 2 सेकंड का पॉज लेना है। ठीक है? क्योंकि यूजुअली लोग जो पैनिक अटैक्स के अंदर होते हैं ना, उनको जब मैं बोलता हूँ ना कि यार आप डीप ब्रीथिंग किया करो, वो कहेंगे कि वो यही कहते हैं कि उस टाइम तो इतना हमारा बुरा हाल हुआ होता है, हम डीप ब्रीथिंग नहीं कर सकते, हमसे 4-7-8 भी नहीं हो सकता कि कौन होल्ड करे इस तरह, हमें तो होल्ड करते भी डर लगता है। उस टाइम भी बेसिकली ये चीज़ हमें तंग कर रही होती है कि हमें सांस सही से नहीं आ रहा ना। तो पैनिक के अंदर भी लोग इससे उनको प्रॉब्लम होता है इस चीज़ का कि हम कैसे करें। तो नो प्रॉब्लम, आप सिंपल ब्रीथिंग करें, बट पूरे कॉन्शियसली करें, या 2 सेकंड का पॉज लेके, और पर उस 2 सेकंड के ऊपर गौर करना है आपने। इससे शुरू करें आप, और अल्टीमेटली जिस टाइम आपका ये पूरा होना शुरू हो जाए, तब आपने अपने आप को 4-7-8 पे लेके ज़रूर जाना है, क्योंकि उसके बहुत फ़ायदे हैं, ट्रस्ट में। वो आपको काम रखने के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, आपको काम डाउन करता है, ठीक है? 4-7-8, 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड और 8 सेकंड एक्सहेल। आपका एक्सहेल करना इनहेल से ज़्यादा आपको काम डाउन करता है, ठीक है? और आपका होल्ड करना आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपकी थॉट चेंज करता है, थॉट प्रोसेस चेंज करता है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जिस उन सब लोगों के लिए जो किसी भी किस्म की एंग्जाइटी का शिकार है। तो ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस इन नाइदर केस, देखो फोबियाज जो हैं वो हमारे साथ चलते हैं। जो जनरलाइज एंग्जाइटी मेरे जैसा बंदा जिसके साथ इतने साल रही है, हमें कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। एक जगह से निकलते हैं, दूसरी जगह से फंस जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह कोई ना कोई फोबिया, कोई ना कोई डर हर वक्त लगे ही रहते हैं। तो लेट इट बी, कहें ओके है तो है। आपने जो चीज़ें करनी है उनको करते रहें, और बार बार अपने को ये कहें जो होता है हो जाने दो, आई डोंट केयर। आज की इतनी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कुछ हेल्प ज़रूर होगी आपकी एंजाइटी के अंदर, और जो
इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस थे उनके अंदर भी कुछ ना कुछ बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकूँगा। अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी अपनी थॉट्स हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो हैं, या मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। डिसएग्री हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और अगेन एंड इसी पे करूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं तो सीक फॉर हेल्प। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, जो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, बट टू सीक। इसके साथ मतलब जो है ना, इस अज़ियत में अपने आप को ना रखें, आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। आज का इतना ही था सेशन, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।